हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। देखो, आज सीपीयू में जो रिसेंट टाइम में ज्योमेट्री के क्वेश्चंस जो पूछे गए ना, मैंने 2-3 सेट के जो क्वेश्चंस लिए हैं और कोई और अच्छे क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे तो मैं और कवर करा दूंगा। लेकिन फिलहाल जो सीपीयू के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं उनको मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करा देता हूँ। देखो क्या लेवल आता है सीपीयू के एग्जाम में ज्योमेट्री का। कोई कोई क्वेश्चन ठीक ठाक आता है, कोई कोई नॉर्मल क्वेश्चन आता है। बस तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ज्योमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। तो देखो, अगर बात की जाए पहले क्वेश्चन की, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से यानी कि टेंजेंट पे रिलेटेड क्वेश्चन है। एक एक्सटर्नल पॉइंट ए है, वहां से दो टेंजेंट ए पी और ए क्यू ड्रॉ कर दी जाती है सर्कल पे विद सेंटर ओ। ए पी क्यू हमें दे रखा है 40 डिग्री, तो पी ओ क्यू की वैल्यू पूछी गई है। तो देखो कुछ इस तरीके से है ये। मान लो एक सर्कल बना दिया मैंने, एक एक्सटर्नल पॉइंट से, ये मान लो एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी जाती हैं। ठीक है, ये ए पॉइंट बताया है, ये हो जाएगा ए पी, ये हो जाएगा ए क्यू, ये सेंटर ले लेते हैं ओ। ठीक है, अब टेंजेंट है, टेंजेंट अगर सेंटर से मिलाओगे तो 90 डिग्री बनाएगी टोटल। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल 40 ए पी क्यू 40 डिग्री दे रखा है, तो ये जो एंगल बचेगा ये 50 डिग्री का बचेगा कि नहीं बचेगा? क्योंकि ये 90 डिग्री बनाएगा, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा। लेकिन ये दोनों रेडियस है तो ये भी 50 डिग्री का हो जाएगा। हमसे ये वाला एंगल पूछा है 50 और 50 100, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का रह गया? 80 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 80 डिग्री। आसानी के साथ सॉल्व हो गया, कुछ दम नहीं है। बहुत बार एसएससी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं इस तरीके के, सीपीयू में वही क्वेश्चन आते जाते रहते हैं ना। एसएससी तो एग्जाम ले रहा है। ए बी सी डी, देखो बाइसेक्टर का क्वेश्चन है, इंटरनल बाइसेक्टर से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। एंगल ए मीटिंग द साइड बी सी एट डी, बी डी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 7.5 सेंटीमीटर है, तो ए बी और ए सी का रेशो पूछा है। तो पहले तो स्टेटमेंट लिख लो तुम लोग कि अगर मान लो ये हमने लिखा एक ट्रायंगल ए बी सी है, अब ये इसका एंगल बाइसेक्टर मैंने ए डी खींच दिया, यानी कि ये दोनों एंगल हो गए बराबर। तो ए बी और ए सी का जो रेशियो होता है वो याद रखो हमेशा बी डी और सी डी के बराबर होता है। वो हमेशा किसके बराबर होता है? बी डी और सी डी के बराबर होता है। यानी कि ये साइड अगर ए ले ली, ये बी ले ली, ये सी ले ली, ये डी ले ली, तो जो ए का रेशो बी के साथ होता है वही रेशो सी का किसके साथ हो जाएगा? डी के साथ रेशो हो जाएगा। डेफिनेटली आसान सा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है? देखो, ये है ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी है, एक लाइन हमने खींची यहाँ पर ए डी। ये कह रहा है कि ये इनका एंगल बाइसेक्टर है। अब कह रहा है बी डी 5 सेंटीमीटर है और बी सी दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर, तो ये वाला कितना हिस्सा बच गया? 2.5 सेंटीमीटर। अब इन दोनों साइड का जो रेशो आएगा इनके बराबर ही तो आता है, तो ये रेशो कितना दिख रहा है तुमको? 2:1। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 2:1। तो ये डी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसान है ये भी आसान क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड, ये देखो जरा ध्यान से क्या कह रहा है। दो सर्कल हैं। अब देखो, तुमको लैंग्वेज के हिसाब से ना तुम्हें फिगर बनाना आना चाहिए। ये कह रहा है 2 सर्कल्स विद सेंटर बी एंड डी हैव रेडियाई डी ए 8 सेंटीमीटर दे रखी है और बी सी हमें x सेंटीमीटर दे रखी है रेस्पेक्टिवली। ए सी इज अ टेंजेंट टू बोथ सर्कल्स। ठीक है, डी बी एंड ए सी इंटरसेक्ट द पॉइंट ई। अच्छा, ये मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का केस बन गया। ए बार 12, ई सी 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा। ये एक सर्कल बना दिया हमने, ठीक है, एक सर्कल हमने ये बना दिया। ठीक है, अब ये टेंजेंट दोनों पर है, ये टेंजेंट दोनों पर है, इस तरीके से ये टेंजेंट है। ठीक है, ये सेंटर दे रखा है बी और ये सेंटर दे रखा है डी। ये डी ए है, डी ए है, 8 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, और इस बी सी है, यहां सी है, ये एक्स दे रखी है, एक्स सेंटीमीटर है। अब ये कह रहे हैं कि बी डी जो है वो जो ये ए सी को किस पॉइंट पे काटती है? ई पॉइंट पे काटती है। कुछ इस तरीके से दिया है, ये ई पॉइंट बता दिया हमें। ठीक है, ए ई 12 दिया है, ए ई 12 दे दिया। देखो ये 90 डिग्री बनेगा, इसमें कंफ्यूज मत हो ना, ये 90 डिग्री बनेगा और ये भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये 12 दे रखा है, ई सी 18 दे रखा है। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखो तुम्हें दो ट्रायंगल दिखेंगे, ये दोनों साइड, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये 90 डिग्री हैं, तो ये तीसरा एंगल जो दोनों का डेफिनेटली कैसा हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ इस एंगल के सामने यहाँ पर 8 है,
इस एंगल के सामने यहाँ पर x है, ठीक है, इस एंगल के सामने यहाँ पर 18 है, इस एंगल के सामने 8 था, इस एंगल के सामने यहाँ 12 है, और इस एंगल के सामने यहाँ पर 18 है। इसको सॉल्व करो, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 3 से 6 बार, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी तुम्हारी कितने सेंटीमीटर आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। तो एक अच्छा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस जहां तुम अगर फिगर नहीं बना पाए, अगर तुम फिगर नहीं बना पाओगे तो क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। यू नीड टू ड्रॉ द फिगर परफेक्टली। अगर इसकी जगह तुम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लगा देते तो फिर इनको इंटरसेक्ट कहाँ कराते, तो टीसीटी या डीसीटी ये डिसाइड करना भी जरूरी है। देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, L is the midpoint of side YZ of XYZ and the area of XYL is 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, then the area of XYZ कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। बिना कुछ लिखे लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि भाई देखो, अगर मान लो ये है, ये क्या है XYZ, ये XYZ है, ठीक है, जहां पर L is the midpoint of, L इनका मिड पॉइंट है यार, ठीक है, XYL जो है इसका एरिया 13 दे रखा है, तो इसका एरिया भी 13 आ जाएगा ना, क्योंकि ये तो दोनों को बराबर बराबर रेशियो में बांट रहा है। तो अगर ये बराबर बराबर रेशियो में बांट रहा है और वर्टेक्स से कोई लाइन खींच रहे हो किसी भी ट्रायंगल में, वर्टेक्स से अगर मैं ये लाइन खींचू, ये 3 4 में बांट रही है, तो ये एरिया को भी 3 और 4 में बांटेगा, लेकिन ये तो मिड पॉइंट है तो इनको बराबर बराबर बांट रहा है, तो 13 13, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। 26 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है आगे, इन ट्राइंगल ABC एंगल BAC 30 डिग्री है, BCA 60 डिग्री है, AC 13 12 5, 5 12 13 का बनेगा कि नहीं बनेगा, 5 12 13 का बनेगा भाई। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है यार, ठीक है, ट्राइंगल BA, A 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है, BC, C 60 डिग्री बन रहा है, यानी कि B रह गया 90 डिग्री। क्या कह रहा है तुमसे, BC 13 है, AB 12 है, तो B से कितना रह जाएगा, 5, 5 12 13 का होता है कि नहीं होता है। बढ़ जाए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो सर्कल हैं जिनकी रेडियाई 35 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर है, टच ईच अदर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, देन द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस हमें बताना है। देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन किस लिए, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी तुम्हें करनी पड़ेगी इसमें, अदरवाइज क्वेश्चन में दम नहीं है। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर भाई कोई भी दो सर्कल टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, और ये टेंजेंट है, जैसे PQ मान लिया मैंने इसको, ठीक है, इसकी रेडियस मैंने ले ली R1 और इसकी रेडियस मैंने ले ली R2, तो इस केस में PQ की जो लेंथ होती है दैट इज ऑलवेज 2 रूट R1 R2 होती है, ठीक है। बहुत आराम से तुम इसको प्रूफ कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं, अभी प्रूफ रहने देते हैं, अभी तुम क्वेश्चन समझ लो, बहुत आराम से हो जाएगा। अब R1 कितना है, तो ये इसकी लेंथ 2 रूट R1 कितना है 25, R2 कितना है 35, R1 5 निकल के आ जाएगा बाहर, यानी कि 2 इंटू 5 इंटू रूट 35, यानी कि 10 रूट 35 आ रहा है ये। अब 10 रूट 35 के आसपास कौन सी वैल्यू आनी चाहिए इनमें से, देखो 45 तो बनने वाली नहीं है, 45 से बड़ा बनेगा, ये डेफिनेटली 50 से भी बड़ा बनेगा। 35 देखो, अगर तुम 55 का देखो, 55 का स्क्वायर कितना होता है, 5.5 का स्क्वायर होता है 3025, यानी कि 30.25 होता है, उससे ये वैल्यू बड़ी है कि नहीं है, यानी कि 5.5 से भी बड़ी है ये वैल्यू। अब 5.5 से अगर ये वैल्यू बड़ी है, 5.5 से भी वैल्यू अगर ये बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है 5.5 से बड़ी है, इसका मतलब एक ही ऑप्शन बनेगा 59.6। ये 6 से थोड़ा सा तो कम है ना, अगर ये रूट 36 होता, अगर ये रूट 36 होता तो वैल्यू 6 होती ना, तो 60 हो जाता आंसर, बट इट इज लिटिल बिट लेस देन 60। अगर 60 से थोड़ा सा ही कम है तो मेरा एक ही आंसर पॉसिबल है, दैट इज 59.16। कॉमन सेंस यूज करना है तुम्हें यहाँ पे, ऐसा नहीं कि तुम डायरेक्टली करने लग जाओ इस क्वेश्चन को या इसको वैल्यू को, कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन चेक करते ही आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, 59.16। क्या कह रहा है, दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, XYZ है एक तो, और ये सिमिलर है इसके, ये XYZ है, XYZ सिमिलर किसके दे रखा है, LMN, ठीक है। इसका एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। डेफिनेटली इनकी साइड का रेशो 4 और 5 का आएगा, इनकी साइड का रेशो कितने का बनेगा, 4 और 5 का बनेगा। अब इसने क्या किया, YZ 2.4 है, YZ 2.4 है, तो हमसे MN का मेजरमेंट पूछा है, इसका पूछा है, इसका दिया हुआ है, तो 4 है, इससे वैल्यू 5 जानी है,
4 से वैल्यू जा रही है कहाँ, यानी कि 0.6 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो रहा है, तो 5 में भी 0.6 का मल्टीप्लाई कर देना, 3 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 3 सेंटीमीटर। बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है यार, थोड़ा सा समझने की जरूरत है ऐसे क्वेश्चंस को, बहुत आसान होते हैं, बस ध्यान देने की जरूरत है कि भाई कहाँ क्या कहना चाह रहा है। ठीक है ना भाई? अगर मैं कहूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ और एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, तो ये हमेशा याद रखने वाली बात है कि जो भी साइड्स होंगी, जैसे YZ है और MN है, इनके रेशो के स्क्वायर के बराबर होती है हमेशा, इनके रेशो के स्क्वायर के बराबर होती है ना? अगर ये सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो इसका मतलब जो साइड का रेशो होगा वो क्या होगा, इसका रूट लगा दूं इसका मतलब, तो ये 16 और 25 का रूट लोगे तो ये 4 और 5 के रेशो में जाएगा, नहीं जाएगा साइड्स का रेशो? तो ये 4 की वैल्यू 24 है, तो 5 की पूछ रहा है तुमसे। ठीक है, देखो कह रहा है कि DEF में इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये DEF इक्विलेटरल ट्राइंगल है भाई, ये DEF है हमारा, DEF ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये 12-12 सेंटीमीटर की साइड्स हैं इसकी। क्या पूछ रहा है ये कह रहा है कि G जो है वो मिड पॉइंट है DE का, DE यहाँ पे मान लीजिए ये मिड पॉइंट है यार, ये मिड पॉइंट है इसका, मिड पॉइंट हो चाहे कोई भी हो, ये इसकी हाइट ही है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हाइट जो होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, जो होती है हाइट जो होती है √3/2a होती है, √3/2a। तो √3/2a कितना है? 12, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 6√3। चाहे इन सेंटर हो, चाहे सर्कम सेंटर हो, चाहे मीडियन, चाहे सेंट्रोइड हो, चाहे ऑर्थो सेंटर हो, कुछ भी हो, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक ही जगह पे होते हैं, है ना? तो अगर तुम इक्विलेटरल ट्राइंगल कोई भी बनाओ, अगर इसका तुम कह रहे हो कि मिड पॉइंट पे मिल रहा है भाई ये, तो मिड पॉइंट का मतलब है ये इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट दे रहा है, ये इसकी हाइट है इसका मतलब। ठीक है, अब तुम लोगों के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन मैं दे देता हूं, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, इसका तुम मुझे आंसर कमेंट करोगे, कमेंट जरूर करना, देखते हैं कौन इसका आंसर सही देगा, मुझे कमेंट जरूर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज।